अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वो कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी थी। हाल में जाने का उसका जरा भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ये उसकी अपनी मेहंदी का फंक्शन था। खूबसूरत लग रही हो, फातिमा ने मुस्कुरा कर तारीफ की। पहले तर हम वक्त उसके दरवाजे पर मौजूद रहते। मासा ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। वो अपने चेहरे पर आती इन आवारा लिट्टू से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। चूड़ी के वापस उसने मुड़कर देखा तो निहा मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो रही थी। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि रात वाले वाकये के पीछे किसका हाथ है। हवेली मेहमानों से बड़ी पड़ी थी, कोई भी हो सकता था। आप तैयार हो गई? निहा ने उससे पूछा। पीले रंग का लहंगा पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, आप लोग जाएं, मैं आ जाऊंगी। उसके कहने पर नादिया ने परेशान सी नजर उसके ऊपर डाली। मायसा उसकी परेशानी समझ सकती थी, लेकिन उसे कुछ वक्त की दरकार था। ठीक है, लेकिन अगर तुम कुछ ही देर में नीचे ना आई तो मैं तुम्हें यहाँ से खींच कर लेकर जाऊंगी। नादिया ने उसको धमकाकर फातिमा और निहा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर उनके साथ बाहर निकल गए। मायसा ने अपनी हथेली से अपना चेहरा छुपा लिया। कल उसकी शादी थी, वो लाशोरी तौर पर उसके लिए तैयार ना थी। वो उस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, ना उसकी उम्र, ना पसंद, ना आदात वातवार, ना कुछ भी नहीं जानती थी। तो सिर्फ इतना कि वो बला का जिद्दी, हर दरम, शिदत पसंद, बदतमीज और घमंडी इंसान है। फिर भी उसकी मौजूदगी में खुद को महफूज पाती थी। उसका वजूद उसे एक ढाल की तरह लगता था जो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचने देता था। वो अपनी मिलीजुली सोचों से परेशान हो चुकी थी। वो इस शख्स को अपना मुहाफिज मानती थी जिसे उसके एहसासात की जरा बराबर भी परवाह नहीं थी, जो उसे तकलीफ देने का मौका कभी हाथ से जाने नहीं देता था। क्या हो गया है तुम्हें मायसा इब्राहिम खान? तुम सद्दाम जहांगीर शाह से मोहब्बत करने लगी हो? दस्तक की आवाज पर उसे सर उठाकर देखा, जहां हमीम शाह नेवी ब्लू कलर का एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता पहने हुए हाथ में गुलाब लिए हुए खड़ा था। चेहरे से अंदरूनी इंतजार साफ जाहिर हो रहा था। मैं इस वक्त आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। कल रात आपने मेरा काफी वक्त जाया क्या मैं अपनी बकवास में वक्त जाया किया अपनी बकवास में। वो उसे नजरअंदाज करती हुई अपनी जगह से उठी। मेरी बात तो सुन लो मैसा, प्लीज। उसके लहजे में इल्तजा थी। क्या सुनो? ये क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, या ये कि मैं सद्दाम को छोड़कर आपको अपना लो? यही कहना चाहती है ना? कल रात उसके लहजे की बदगुमानी पर वो तड़प उठा। बाखुदा मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता था, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। मैं तो सिर्फ अपना पुराना रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, हमारी दोस्ती का रिश्ता, वो रिश्ता जिसमें इतवार था, मोहब्बत था, भरोसा थी। उसकी हैजर ग्रीन आंखें उसके लहजे की सच्चाई का साबित कर रही थी। मायसा ने अपना निचला होठ धीरे से कुचला। वो शायद सच कह रहा था। वो इस पर भरोसा करना चाहती थी। उसकी वजह से वो यहाँ एडजस्ट करने में कामयाब हो सकती थी। मंजूर है? उसके कहने पर उसने मुस्कुराकर झुककर एक अदा से गुलाब उसे पेश किया, जिसे उसने मुस्कुराकर कबूल कर लिया। ये एक बेहसूरा रंग का गुलाब था, कांटों से आजाद। बस फर्क था तो सिर्फ इस बात का कि यह गुलाब था, ना कि वाइल्ड पियोनी। मायसा सोते हुए उठ बैठी। कमरे में चारों तरफ अंधेरे का राय था, लेकिन कमरे से बाहर की दुनिया में रोशनी और चहल पहल मचे हुए थी। यह सन्नाटा उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। आज शादी का दिन था, एक गैर मामूली शादी का दिन। उसने शिद्दत से आंखें मीच ली। खिड़कियों पर पड़े हुए भारी पर्दों से छन कराती हुई रोशनी तक वो ना देख पाई थी। उस शादी के लिए वो अब तक खुद को जहनी तौर पर तैयार ना कर पाई थी। वो ऐसे शख्स से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी जिसके बारे में वो कुछ भी ना जानती थी। वो शायद वो भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फरार का कोई रास्ता नहीं था। वो जैसे इस शख्स की जात में कैद होकर आई थी। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने दोनों बाजू मजबूती से इर्द गिर्द लपेट लिए। फातिमा गिलास में कुछ लिए हुए अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा तुम सो रही हो, नरमी से बोलते हुए वो बेड पर उसके पास बैठ गई। मायसा ने एक बेजान से मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर नजरें झुका ली। मैं तुम्हारे लिए शहद वाला पानी लाई हूँ। क्या तुम्हारी मेहंदी का रंग गहरा हुआ? कहा जाता है कि अगर तुम्हारी मेहंदी का रंग गहरा हो तो उसका मतलब तुम्हारा शोहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मायसा ने उसकी बात बीच में उजड़ कर पूरी की और सर झुकाकर अपने हाथ देखने लगी। वो खौफजदा थी। वो देखना नहीं चाहती थी अपनी मेहंदी, जिस रात वो रात में होने वाली तकरीब को लेकर हाय थी। मैं जानती हूँ तुम खौफजदा हो। ये सब वैसा नहीं है जैसे तुमने सोचा था, पर तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो यकीन वो तुम पर बहुत ही फख्र करती। वो खुद पर जब्त खोकर फातिमा के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। अगर वो उससे भी ज्यादा बुरा साबित हुआ तो मैं क्या करूंगी? उससे अलग होकर उसने अपनी तशवीश जाहिर की। ये बात उसे काफी दिनों से अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो हम दोनों मिलकर उसे लड़ेंगे। मैं यहाँ हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। वो उठी और खिड़कियों पर पड़े हुए बारी पर्दों को खिसका दिया। रोशनी की तेज लहर से कमरे का कोना कोना नहा उठा। फातिमा, मासा ने तरफ कर चादर अपने चेहरे पर डाली थी। कौन जानता है कि रोशनी इतनी तकलीफ दे भी हो सकती है। गीले बालों को सूखने के लिए खुला छोड़कर वह खिड़की के पास खड़ी नीचे होने वाली चहलकदमी को देखती थी। हवेली का हर फर्द रात में होने वाली इस आलीशान शादी के कामों में बुरी तरह से मसरूफ था। कल से उसकी जिंदगी की
नई सुबह होने वाली थी, एक नया बाप, एक नया इम्तिहान, ना जाने वो कामयाब हो पाएगी या नहीं। वो थक कर बैठ पड़ा बैठी और अपने हाथ में सजी इन फूल पत्तियों को देखने लगी जो धीरे धीरे गहरा रंग इख्तियार करते जा रहे थे। दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज पर उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा जहां से रेहान अंदर दाल हो रहा था। उसने मुस्कुराकर अपने भाई को देखा। मायसा, उसकी आवाज में नरमी थी। डार्क ब्लू कलर का कुर्ता पहने, बालों को पीछे की तरफ सेट किए, वो बहुत ही जाजब नजर लग रहा था। ये लो तुम्हारी अमानत, अम्मी ने तुम्हारी शादी के दिन के लिए रखा था। उसके करीब बेड पर बैठते हुए एक चांदनी की डिबिया उसकी थैली पर रखी। मायसा ने मुस्कुराकर अपनी हथेली को देखा। उसे उसके वजनी होने का एहसास हुआ। इस डिबिया को पाकर उसे ऐसा लगा जैसे अपनी माँ को पा लिया हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तशकर बड़ी नजरों से रेहान की तरफ देखा। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है मायसा, उसकी आवाज में संजीदगी थी जबकि रोशन आंखों में अजब सी स्याही फैल गई थी। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा जिसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी छाई हुई थी जिसने उसे हल्का सा खौफजदा कर दिया था। उससे पहले कभी रेहान को एक ही वक्त में इतने गुस्से में और इतना संजीदा नहीं देखा था। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा ना थी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। इतना याद रखना कि तुम्हारा भाई तुमसे किया हर वादा पूरे करेगा। उसके मासूम खौफजदा चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर उसने बरादराना मोहब्बत से कहा। आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर धीरे से बोसा दिया और उठकर बाहर निकल गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस 2 टके की बाजारू औरत से शादी क्यों कर रहे हैं? सद्दाम ने अपने छोटे भाई की तरफ घूर कर देखा। जबान संभाल कर बात करो, सख्ती से कहकर उसने मुलाजिमा को जाने का इशारा किया और आईने के सामने खड़ा खुद का जायजा लेने लगा। लाल रंग की शेरवानी उसकी गूर स्या आंखों से काफी मैच कर रही थी। वो हमारे खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं है, क्या देख कर आप उससे शादी कर रहे हैं? मैंने सोचा ये सब वक्ती शौक है, लेकिन यहाँ तो उसका नशा जनाब को सर चढ़ कर बोल रहा है। अरहाम इस वक्त गुस्से से खोल रहा था। सद्दाम ने मुड़कर अपने 20 साल भाई को देखा जो बाप की मौत के बाद उससे पूरी तरह से गाफिल हो चुका था। शहरी आबो हवा ने उसका रंग ही बदल डाला था। मैं अपने अल्फाज दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मेरे गुस्से का हवा मत दो, साथी से कहता हुआ वो दोबारा आईने के सामने खड़ा हो गया। आप बिल्कुल बाबा की तरह बनते जा रहे हैं, आप खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे। आराम गुस्से से चीखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सद्दाम का खून गुस्से से खोल रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मुवाजना अपने नशेई बुज़दिल बाप से करने की? वो जानता था कि उसकी माँ ने उसके बारे में हमेशा गलत बयानी से काम लिया है। वो आराम के ज़हन में उसके खिलाफ बातें डालकर उसे उससे मुतनफर करती रहती थी और ये वो भी अच्छी तरह जानता था, लेकिन ये मुनासिब वक्त नहीं था उसके सामने सवाल करने का। अपने चेहरे पर हाथ फेर कर उसने अपने गुस्से पर काबू किया और झुककर बैठ पर रखी हुई पगड़ी उठाई और पेशानी में बिखरे बालों को पीछे करके पगड़ी सर पर रख ली। इसकी आंखें कमरे का जायजा चक्कर काट रही थी। बिलाशुबा उसका कमरा हवेली का सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा था जिसमें अजायश और आराइश की सारी सहूलतें मौजूद थी। कमरे का दरवाजा बड़े से हॉल में खुलता था। बड़ी सी खुली सी बालकनी थी जहां से आप गांव के हसीन मंजर देख सकते थे। कमरे के कोने में एक मसनूई तालाब था जिसे आज की रात के लिए मोमबत्तियों और फूलों से सजाया गया था। कमरे के वस्त में जहाज साइड बेड था। चेंजिंग रूम के साथ ही एक स्टडी रूम था जहां वो अपना फारग वक्त गुजारता था। दूसरा दरवाजा पानी से बड़े पोल की तरफ लेकर जाता था जिसे बाथरूम भी कह सकते थे। उसे इस वक्त का बेसब्री से इंतजार था जब उस कमरे में चलती फिरती दिखेगी। दरवाजे पर दस्तक देकर लबना बेगम सिल्क की बाड़ी साड़ी पहने में अंदर दाखिल हुए। निकाह का वक्त हो गया है। उनके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसने चौंक कर उनकी खुशी से चमकते चेहरे को देखा। वो बहुत खुश थी, जैसे वो अपनी नहीं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर रहा हो। आपकी खुशी ना जाने क्यों मुझे अजीब से लग रही है। उसकी स्मालिया नजरें उसकी खुशी से दमकते चेहरे पर जमी थी। क्यों? मुझे खुश नहीं होना चाहिए? मेरे बड़े बेटे की शादी है, भले ही मैं उसकी पसंद पर राजी नहीं हूँ, लेकिन यह कोई खास बात भी नहीं है। तो मेरे इकलौते बेटे भी तो हो ना? नहीं, इकलौते बेटे तो हो नहीं। मैं अपनी ख्वाहिश अपने दूसरे बेटे के जरिए भी पूरी कर सकती हूँ। उसकी बापा वो धीरे से मुस्कुरा दिया। वो जैसी भी थी उसकी माँ थी। उसे उनसे बहुत मोहब्बत थी। कुछ मामले में उसे काफी गुस्सा दिलाती। वो उन पर लड़ झगड़ भी लेता था, लेकिन उसके दिल में उनका वही मकाम था जो एक माँ का होना चाहिए। मुस्कुराकर उसे गले से लगाया तो उन्होंने धीरे से उसकी चौड़ी पेशानी पर बोसा दिया था। जल्दी करो इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। उसके धमकाने पर वो हंसता हुआ उनके साथ बाहर निकल गया। बेशुमार सोचों में गिरी फातिमा राहता से गुजर कर नीचे हाल की तरफ बढ़ रही थी। वो मायसा को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ये दोस्त होकर वो ऐसा कैसे कर सकती थी? लेकिन मायसा का कहना भी सही था। वो सारी उम्र कैसे इस अजनबी लोगों के बीच गुजारा कर सकती थी बिना किसी पुख्ता रिश्ते के? अपनी सोचों में गलता वो तेजी से आगे बढ़ रही थी कि सामने से आते फाई को देखकर उसने अपनी रफ्तार सुस्त कर ली, जबकि चेहरे पर हल्की घबराहट के आसार नजर आने लगे। लंबी सांस लेकर खुद को उसकी मौजूदगी से यकसर लाइल्म जाहिर करने लगी, लेकिन सामने मौजूद शख्स का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसके सामने आकर उसका रास्ता रोके खड़ा हो गया था। सर उठाकर उसकी हमशकीन नजरों से उसको घूरा। उसके पास से निकलने की कोशिश करने लगी थी कि शरीर अंदाज में मुस्कुराता हुआ वो दोबारा उसके सामने आ गया। कुछ देर
یہی سلسلہ چلتا رہا، تھک کر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئی تو وہ بھی رک گیا۔ بچکانہ کھیل ختم ہو گیا، اب اجازت ہو تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تم اس ڈریس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کے کہنے پر اس نے گھور کر اس کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ مجھے لگا آپ کو صرف اندرونی چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ اس کی منی ہیز انداز پر چوٹ کرنے پر وہ کہہ کر لگا کر ہنس پڑا۔ بالکل۔ بائیں آنکھ کا گوشہ دھیرے سے دبا کر اس کے آگے سے ہٹ گیا تھا۔ فاطمہ اس کے انداز پر سرہ عارض لیے وہاں سے بھاگ گئی۔ پوری حویلی کو روشنی سے نہلا دیا گیا تھا۔ حویلی کے ہر کونے کو پھول سے سجایا گیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ دور دور سے اس شاندار شادی کا حصہ بننے آئے تھے۔ گاؤں کے سب سے طاقتور اور ظالم سردار کی شادی تھی۔ کون نہیں چاہتا تھا اس کی دلہن کو دیکھنا؟ اللہ ابھی ایسا ظلم نہ کرے، میں اتنے بڑے زیور نہیں پہن سکتی، میرا دم گھٹنے لگے گا۔ بیڈ پر پہلے ہوئے سونے کے زیورات اور باری باری چوڑیاں، کنگن، پائل وغیرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھی۔ بچوں کی طرح نہریں دکھانا بند کرو اور منہ بند کر کے تیار ہو جاؤ۔ جانتی نہیں تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ سردار صدام جہانگیر شاہ سے۔ جتنا دولت مند شوہر اتنا زیادہ زیور۔ نازیہ کی اپنی دکھ میں ہی نرالی تھی اور میں اس کی جیت کی ٹرافی۔ وہ ہڑبڑا کر منہ ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تاکہ بیوٹیشین اپنا کام کر سکے۔ اوف مائسا، کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ گھونگھٹ سر پر رکھے ہوئے نازیہ نے آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کے سجے سورے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ لمبے بالوں کو سٹائلش جوڑے کی شکل میں قید کر کے موتیوں کے گجرے سے سجایا گیا تھا۔ گلے میں بارش زیورات اور ناک میں صدام کی خاندانی نت پہنے، مہندی لگے ہاتھوں میں چوڑے چوڑے کنگن اور چوڑیاں پہنے اس کا معصوم حسن دمک رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھا جو اب کافی گہری بوڑھی ہو گئی تھی۔ امی ہوتی تو تم پر بہت ہی فخر کرتی مائسا۔ دوسروں کی زندگی کے لیے اپنی خوشی کو قربان کرنا بہت ہمت والی بات ہے۔ تم بالکل امی کی طرح ہو، احساس، رحم دل، محبت کرنے والی اور دوسروں کی پرواہ کرنے والی۔ ہم سبھی بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تم چاہے جانے کے قابل ہو مائسا۔ نازیہ نے اسے خود سے لگا کر کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یہ لفظ اس کے لیے بہت ہی معنی رکھتے تھے۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن سب کے منہ سے ماں کی باتیں سن کر وہ انہیں اپنے ذہن میں ہی تصور کرتے رہتے تھے۔ دروازہ کھلا۔ نیہا اور ریتا دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دونوں نے گولڈن کلر کا ایک جیسا لہنگا پہن رکھا تھا۔ آپ تو بالکل اپسرا لگ رہی ہیں۔ ریتا نے دل سے اس کی تعریف کی تو وہ بھی مسکرا دی۔ تم بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی۔ اس نے ہلکے سے اس کے پھولے پھولے گالوں پر چٹکی لی۔ کتنی پیاری ہے نا، آپ کا اور بھائی کا شادی کا ڈریس بالکل ایک جیسا ہے۔ نیہا کے کہنے پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی نکاح کا وقت ہو گیا ہے؟ سر سے ابا صاحب نے ہنستے لب مسکر گئے تھے۔ مائسا نے گردن اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر سیما بیگم بیزار سے شکل لیے کھڑی اپنی کاجل بڑی آنکھوں سے اسے گھورے تھے۔ سیما بیگم کے جاتے ہی نازیہ نے لمبی سانس لے کر اپنا لہنگا درست کیا۔ اتنے میں فاطمہ گھونگھٹ ہاتھ میں لیے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی تو جو مائسا کے سر پر ڈالنا تھا۔ لال رنگ کا بھاری لہنگا سنبھالتی وہ کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھوں کی چوڑی میں آپس میں ٹکرا کر بچی اٹھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ چہرے کو گھونگھٹ کی اوڑ میں پوری طرح سے چھپائے اپنے بھاری بھرکم لہنگے کو سنبھالتی ان چاروں کی ہمراہی میں وہ سہ سہ کے قدم اٹھاتی وہ حال میں آئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی زندگی پوری طرح سے بدلنے والی تھی، جو کہ پہلے ہی آدھی بدل چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی بیوی بننے والی تھی۔ وہ جو زبردستی اس پر اپنا حق جماتا تھا، اب وہ شرعی طور پر اپنے سارے حقوق جملہ حقوق اس شخص کے نام کرنے والے تھے۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے لمبی سانس لے کر خود کو ٹوٹنے سے سنبھالا تھا۔ نکاح کے لیے ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کے ہال میں قدم رکھتے ہی سبھی مہمان اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جگہ پر جم سے گئی ہو۔ جو ہی اس کی بوڑھی آنکھیں صدام کی سیاہ محسور کن آنکھوں سے ملی، اسے اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی صدام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنا اتلاولا پن بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کسی نے پیچھے سے اسے چھیڑا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے کھڑے فائق کی طرف دیکھا جو نیلے رنگ کی سادہ سی شیروانی پہنے کافی سمارٹ لگ رہا تھا۔ جیسے کہ تم اتلاولے نہیں ہو۔ اس نے بھی بدلے میں اسے چھیڑا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے کھڑے فائق کی طرف دیکھا جو نیلے رنگ کی سادہ سی شیروانی پہنے کافی سمارٹ لگ رہا تھا۔ زیادہ معصوم مت بنو، تمہاری کرتوت مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے مزے لے کر کہنے پر فائق نے مسکراتے ہوئے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس کا چھوٹا سا راز اب راز نہیں رہا تھا۔ صدام نے مسکرا کر مائسا کی طرف دیکھا جو مسکراتی ہوئی مہمانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اسٹیج پر جا بیٹھی۔ کتنا خوبصورت شاہکار تھی وہ خدا کا۔ خدا کے اس شاہکار پر صرف صدام جہانگیر شاہ کا حق تھا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہونے والی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا اور مائسا اور اس کے بیچ میں بڑا سا پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ قاضی صاحب نکاح کی کارروائی شروع کرتے، ایک نسوانی آواز پر سب حیرت سے دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی اپنے پورے وجود کو لمبی سی چادر سے چھپائے ہوئے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ہی نفرت لیے صدام جہانگیر شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ تم یہ شادی نہیں کر سکتے صدام جہانگیر شاہ جبکہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ ایسا لگا جیسے دنیا مائسا پر ہی ختم ہو گئی ہے۔ پورے حال میں سما دینے والا سناٹا چھایا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں سوچوں کی افراتفری مچی ہوئی تھی کہ لیکن زبان بالکل تالوں سے لگے تھے۔ اور پھر اچانک آگ کا شعلہ نکلا، وہ شعلہ جو مائسا ابراہیم خان کے نازوں سے وجود کو جھلسا دینے کے لیے کافی تھا۔
क्या बकवास कर रही हो? सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। ये लुबना बेगम थी। अम्मा जी, मैं आपकी बहुत ही इज्जत करती हूँ, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोल सकती। मुझे सच बताना ही होगा, वो सच जो पिछले 2 दिनों से मुझे गिन की तरह खाए जा रहा है। मलाइका की आवाज में महसूस किया जाने वाला दर्द था, जबकि पास खड़े उसके बाप बेचारा चौधरी का चेहरा पत्थर की मानत सा था। सदाम उसके इल्जाम पर गुस्से से खोल उठा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने इस शादी को खुशहाल और कामयाब बनाने की जितनी कोशिश की थी, उस पर इस मलाइका नामी चुड़ैल ने पानी फेंक कर उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी थी। ये लोग उसे एक अच्छा इंसान बनने ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। बहुत अपने अंदर के दरिंदे को सुला चुका था। अब वक्त आ गया था कि इस दरिंदे को जगाने का। वो उठा और गुस्से से अपनी पगड़ी इधर वो फेंकता हुआ मलाइका की तरफ बढ़ा। उसकी काली आंखें गुस्से से और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। पर जो तासर था उसे साफ जाहिर था कि वो आज इस चुड़ैल का खेल खत्म करके ही दम लेगा। क्या बक के जा रही हो? उसकी आवाज खतरनाक हद तक सहती। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से इस अंदाज में बात करने की? बूढ़ा चौधरी गरजा। सदाम ने नजरें इस कमजोर से चौधरी पर गाड़ दी। वही जो सच है। उसकी आंखों में खौफ की झलक नुमाया थी। फाइक, निकाल बाहर करो इन लोगों को। चौधरी खानदान का एक भी फर्द मुझे इस हवेली में दिखाई न दे। फाइक शायद उसके हुक्म का ही मुंतजिर था, तेजी से आगे आया। तुम गलती कर रही हो सदाम, बहुत बड़ी गलती। अपनी गलतियों का उजाला करने के बजाय तुम एक और गलती करने जा रही हो। किस लिए? अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए तुम्हें ये 2 टके की लड़की ही मिली थी। सदाम जहांगीर शाह। शोला बार आंखें लिए हुए इसने चौधरी का कॉलर पकड़कर जोरदार झटका दिया। चौधरी बशारत की आंखें हैरत, गुस्से और खौफ से फटी रह गई। एक और लफ्ज उसके बारे में अपनी इस गंदी जुबान से निकाला तो मैं तुम्हारी सांसें छीनने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। बशारत चौधरी का कॉलर पकड़े हुए एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ धमकी अमेज लहजे में फनकारा। पूरा हाल चुप साधे हुए गुस्से से फिपड़े हुए सदाम जहांगीर शाह के इस रूप को देख रहा था। मायसा अलग अपनी जगह पर किंग खड़ी थी। फाइक तेजी से आगे बढ़ा और चौधरी बशारत को उसकी गिरफ्त से आजाद करके उसे पीछे की तरफ धकेला। सदाम ने गजबनाक नजर से उसको घूरा था। बाहर निकालो इन्हें। गुस्से से पागल होता हुआ वो चलाया। गार्ड्स तेजी से आगे आए और चौधरी की फैमिली को घेर कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सदाम जहांगीर शाह। तुमने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें इस गुआमने खेल की सजा एक ना एक दिन जरूर दूंगा। गार्ड के दिक्कत खाते हुए बशारत चौधरी गुस्से से उसकी तरफ उंगली उठाकर बोला, रुक जाओ। नस्वानी हवा पर सबने मुड़ का दुल्हन बनी हुई मायसा इब्राहिम खान की तरफ देखा, जो अपना सुरा लहंगा संभालते हुए मजबूत कदम से आगे बढ़े थे। वो सद्दाम जहांगीर शाह की फितरत से अच्छी तरह वाकफ थी। इतने कम दिनों में उसने उसके कई रूप देखे थे। एक कातल, एक जालिम सरदार, शिद्दत पसंद इंसान, जिद्दी, खुदसर, घमंडी, गुस्से का तेज इंसान की शक्ल में दरिंदा था वो, लेकिन एक जानी। उसके इस अमल ने उसे गुनाहों की दलदल में पूरी तरह से डुबो दिया था। वो जो उस पर थोड़ा बहुत यकीन करने लगी थी, उसके इस अमल ने उसके यकीन की दीवार को बुरी तरह से हिला दिया था। अपनी जगह पर वापस जाओ मायसा। सदाम जहांगीर शाह उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। उसकी आवाज नरम लेकिन लहजा सा था। मायसा की नमकीन पानी से बड़ी हुई आंखें उसके साथ गुस्सीली आंखों से लम्बा बार को मिली। उसने खौफ से थूक निकला, नहीं, मैं सच जानना चाहती हूँ। अपने बाजू पर उसके साथ दिल महसूस करते हुए उसकी आंखें में आंखें डालकर मजबूत लहजे में बोले। उसकी आंखों में कुछ चमका था। मायसा उसके गुस्से को बढ़ता हुआ देख रही थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था, बस उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। ये वक्त नहीं है सब जानने का। फाइक मदाहलत करता हुआ इन दोनों की तरफ बढ़ा था। उसके चेहरे से किसी चीज का खौफ जाहिर था। वो बस किसी तरह सदाम को बचा लेना चाहता था। तुम सच जानना चाहती हो? उसकी तरफ देखकर सरगोशीनुमा अंदाज में पूछा। उसके लफ्जों में एक किस्म का तमसा छुपा हुआ था। आप सब सच जानना चाहते हैं? वहां मौजूद सभी मेहमानों पर नजर डालकर वो जोर से गरजा। अचानक उसकी जोरदार आवाज पर वह बुरी तरह से उछली थी। लम्हों में उसकी आवाज सरगोशी से भी घुराहट में बदली थी। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। उसे छोड़कर वो मलाइका की तरफ बढ़ा। उसे बाजू से पकड़कर मायसा के करीब लेकर आया। तुम क्यों नहीं सच बताती हमें? माय ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस। वो मिस्ट्रेस पर जोर देता हुआ बोला। मलाइका ने हौसला नजर से उसकी तरफ देखा था। बताती क्यों नहीं सबको कि तुमने खुशी खुशी खुद को मेरे हवाले किया? जब भी मुझे तुम्हारी ख्वाहिश हुई तुम मेरे कमरे में मौजूद होती। बताती क्यों नहीं कि तुम्हारा दिल टूटा था ये जानकर कि मैं तुम जैसी ख्वाहिशा औरत से शादी नहीं करने वाला। उसके एतमाद को डगमगाता हुआ महसूस करके सद्दाम ने उसके इर्द गिर्द अपनी गिरा मजबूत कर ली। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसके पापा बशारत चौधरी गुस्से से बेकाबू होता हुआ बोला। ये सरासर बहतान है। मैं फाशा नहीं हूँ। तुम इतनी आसानी से कैसे झूठ बोल लेते हो? सद्दाम जहांगीर शाह। उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। बाज आ जाओ मलाइका, वरना मैं खुशी खुशी तुम्हारे हर छोटे बड़े गंदे राज सबके सामने खोल दूंगा। वह में उचकाते हुए सद्दाम ने धीरे से गर्दन हिलाकर उसकी तरफ देखा था। कमते होंठों के साथ ही मलाइका ने सद्दाम की तरफ देखा। मुझे सच बताओ क्या है? मायसा की तरफ देखकर बोली। 2 दिन पहले आपकी हल्दी वाले दिन मुलाजमा ने मुझसे कहा कि सरदार ने मुझे अपने कमरे में बुलाया है। उन्हें मुझसे कोई काम है। मैंने सोचा शादी का मौका है, निकल गया होगा कोई काम उसे। मैं उसके कमरे में चली गई। उसकी आंखों में तेजी से नमकीन पानी बनने लगा था। जब मैं वहां गई तो उसने दरवाजा बंद करके मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मैं गिड़गिड़ाई, खुदा का वास्ता दिया, लेकिन
لیکن اس درندے نے میری ایک نہ سنی. میں چیختی رہی, چلاتی رہی, لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا. وہ باقاعدہ سسکیاں لینے لگے تھے. مائسا نے حیرت سے اس کی باتیں سنی. وہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن اس کا آخری جملہ اس کے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا. اس کے ساتھ بھی تو اس نے یہی کیا تھا. وہ روتی رہی, لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جھوٹ, سراسر جھوٹ ہے یہ. اس رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تم جانتی ہو یہ, میں نے اس رات تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا. پہلی بات یہ کہ تم اپنی مرضی سے میرے کمرے میں آئی تھی, نہ کہ میں نے تمہیں بلایا. تم نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا. اس سے پہلے کہ میں خود پر قابو کھوتا, چیخ آواز سن کر وہاں سے چلا آیا تھا. اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی. یہ سب اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا. یہ جھوٹ نہیں ہے. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے کمرے میں آئی تھی؟ ملائکہ کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی. میرے آدمی, وہ ہمیشہ تمہیں میرے کمرے میں دیکھ کر واپس چلے جاتی ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اکیلے رہنا پسند کرتا ہوں. ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ملائکہ کو دیکھا, جو بازی کو اڑتا دیکھ کر رونے لگے تھے. تو کیا یہ زخموں کے نشان جھوٹے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے آستین اونچی کر کے اپنے بازو اور کلائی پر موجود زخموں کے نشانات مائسا کو دکھائے, جو اب نیلے ہو گئے تھے. میں نے تمہارا ریپ نہیں کیا, یہ تم اچھے سے جانتی ہو, اور بہتر ہوگا کہ تمہارے ماں باپ بھی یہ سچ جان لیں. اس سے لہجہ سر تھا. میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک فاشا کیا, اور اس رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کے لیے میں خود کو گناہ گار سمجھو. اس کی آواز اونچی اور لہجہ بالکل صاف تھا. ملائکہ نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا. گارڈز اب انہیں باہر کی طرف لے کر جا رہے تھے. شادی میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. امید ہے اس بکواس ڈرامے نے آپ کا کھانا برباد نہیں کیا ہوگا. خدا حافظ, سرد آواز میں کہتا وہ مائسا کی طرف مڑا, جو مایوس نظر سے اسے دیکھ رہے تھے. صدام جہانگیر شاہ کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا. وہ اب ان سب کا عادی ہو گیا تھا, اور اب مائسا ابراہیم خان کی باری تھی اس کی عادت ڈالنے کی.